Hello and welcome to Biology from Basics. In today's lecture, we will going to start discuss another organelle. हमने mitochondria तक discuss कर लिया है. Now we will be going to start with another organelle. Okay? So जिसने अभी previous lectures नहीं देखे हैं, so please जाके previous lectures देखिए. हमने सेल को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, उसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है, सारे ऑर्गेनल्स पढ़े हैं, कुछ रिमेनिंग ऑर्गेनल्स हैं जो पढ़ने बाकी हैं, हम उसको आज पूरा कंप्लीट कवर करेंगे. ठीक है. सो टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद राइबोसोम. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे राइबोसोम से. Okay, so what are ribosomes? Ribosomes are small, dense ribonucleoprotein particles which are made up of RNA and protein. यानी कि राइबोसोम्स किसका कॉम्प्लेक्स है? आरएनए एंड प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, ये स्मॉल होते हैं, डेंस होते हैं, इनको हम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स कहते हैं बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन. राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल. राइबोसोम्स कैसे हैं? नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है, इनमें कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है और इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इसीलिए हम इसको एक प्रोटीन फैक्ट्री की तरह कहते हैं कि एक प्रोटीन फैक्ट्री है. जैसे हमने स्टार्टिंग में इमेजिन किया था कि सेल जो है अगर हम ह्यूज सिटी की तरह इमेजिन करें तो उसमें बहुत सारी एक सिटी में फैक्ट्रीज होती हैं, पावर सिस्टम्स होते हैं, पावर स्टेशन होते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं. उसी तरीके से जिस तरीके से किसी भी सिटी में फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, तो उसी तरीके से हमारे सेल की जो फैक्ट्री है, प्रोटीन फैक्ट्री, वो कौन है? वो राइबोसोम होता है. ठीक है, राइबोसोम्स आर डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेट. जॉर्ज पैलेट ने राइबोसोम की डिस्कवरी की थी. राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. ठीक है, जो राइबोसोम है वो बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है. ठीक है, टाइप्स अब हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम्स के. तो टाइप्स जैसे 70s राइबोसोम्स हैं. 70s राइबोसोम्स आर फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, 70s राइबोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनमें पाया जाता है. माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में भी 70s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इनकी साइज कैसी होती है? 70s होती है. ये दो सब यूनिट से मिलकर बने हैं. 70s राइबोसोम दो सब यूनिट से मिलकर बने हैं. एक लार्जर सब यूनिट होती है विच इज 50s एंड स्मॉलर सब यूनिट होती है 30s. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में भी 70s पाया जाता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी 70s टाइप ऑफ राइबोसोम पाया जाता है. इट इज फाउंड इन बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स. नाउ 80s राइबोसोम्स जो है ये यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है. ठीक है, इसकी साइज कैसी होती है? इसकी साइज 80s होती है. ये दो सब यूनिट से मिलकर बना है, 60s एंड 40s. लार्जेस्ट सब यूनिट इज 60s एंड स्मॉलर सब यूनिट इज 40s. एंड इसका एग्जांपल है ये यूकैरियोटिक सेल के साइटोसोल में पाया जाता है. ये फाउंड बना कैसे होता है कि ये लार्जर सब यूनिट होती है इसकी एंड यहाँ पे एक स्मॉलर सब यूनिट होती है. ठीक है, इस तरह से राइबोसोम जो है वो फॉर्म होता है और यहाँ पे सारे कोडॉन्स लगे होते हैं जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. एंड यहीं से हमारी टीआरएनए इंटर करता है इसमें. ठीक है, टीआरएनए इंटर करता है और यहाँ पे इन्हीं साइड्स में आता है. यहाँ से हमारी अमाइनो एसिड चेंज होती है, वो बनती जाती है और हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज एस इज दी स्वेडबर्ग यूनिट. एस क्या है? अब यहाँ पे हमने देखा कि 70s है, 80s है. अब ये एस क्या है? एस इज नोन एज दी स्वेडबर्ग यूनिट. एस होती है स्वेडबर्ग यूनिट. ठीक है, एस 80s में 70s में जो एस दिया हुआ है इट स्टैंड फॉर स्वेडबर्ग यूनिट. इसको हम स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं. इट इज अ मेजर ऑफ सेडिमेंटेशन रेट ड्यूरिंग डिसेंट्रिफिकेशन. जो सेंट्रिफिकेशन परफॉर्म करते हैं तो उस टाइम पे जो सेडिमेंटेशन रेट होता है, इसी को जो मेजर करता है उसको हम कहते हैं Swedberg unit. ठीक है, a measure of sedimentation rate during centrifugation. Sedimentation coefficient of 1 into 10 power minus 3 second is equals to 1 Swedberg. So 1 Swedberg किसके बराबर होता है? It is equal to 1 into 10 power minus 13 second के बराबर होता है. राइबोसोम का डायमीटर जो होता है that is about 2.5 नैनोमीटर. ठीक है, 2.5 नैनोमीटर होता है इन इकोलाई एंड 2.8 नैनोमीटर होता है इन मैमेलियन सेल्स. Now let's understand the composition of ribosome. ठीक है, तो राइबोसोम्स के कंपोजिशन देखते हैं. 70s राइबोसोम्स जो कि प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, ये दो सब यूनिट से मिलकर बने हैं. एक है 30s सब यूनिट व्हिच इज अ स्मॉलर सब यूनिट एंड एक है 50s सब यूनिट व्हिच इज अ लार्जर सब यूनिट. ठीक है, अब जो स्मॉलर सब यूनिट है ये बनी हुई होती है हमारी 16s आरएनए एंड 21 प्रोटीन से मिलकर बनी है. 30s आरएनए जो इट इज मेड अप ऑफ 16s आरएनए एंड 21 प्रोटीन्स, whereas जो 50s है जो कि लार्जर सब यूनिट है, ये 23s आरएनए, 5s आरएनए एंड 34 प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है. ठीक है, नेक्स्ट इज 80s जो कि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट. इसकी स्मॉलर सब यूनिट होती है 40s एंड लार्जर सब यूनिट है 60s. 40s is made up of 18s rRNA and 33 proteins approximately, whereas 60s, which is the larger subunit, it is made up of 28s rRNA, 5.8s rRNA, 5s rRNA and approximately 49 proteins से मिलकर 80s
RNA combinedly बना है smaller unit which is 40 sRNA and larger subunit 60 sRNA. Now the sites of ribosome occurrence, कहाँ राइबोसोम अकर करता है, ठीक है, और कैसे कैसे अकर करता है. तो पहला राइबोसोम जो है ये फ्री राइबोसोम्स के फॉर्म में अकर कर सकता है, ठीक है, यानी कि साइटोसोल में ये इजीली फ्लोट करता है, ठीक है, एंड इट सिंथेसाइज साइटोसोलिक प्रोटीन. फ्री राइबोसोम्स जो होते हैं ये साइटोसोल में फ्लोट करते हैं एंड ये जितनी भी साइटोसोलिक प्रोटीन्स होती हैं वो ये राइबोसोम्स बनाते हैं जिनको हम फ्री राइबोसोम्स कहते हैं. नेक्स्ट इज द बाउंड राइबोसोम्स, ऐसे राइबोसोम जो किसी चीज से बंधे हो, जो बाउंड हो, दे आर अटैच्ड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट सिंथेसाइजेस सिक्रीटरी एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन. ये जो बाउंड राइबोसोम्स होते हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होते हैं एंड ये जितनी भी सिक्रीटरी एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं ये बाउंड राइबोसोम्स बनाते हैं. नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रियल एंड क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम. माइटोकॉन्ड्रिया में हमें पता है 70s एंड क्लोरोप्लास्ट में भी 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है. सो ये 70s राइबोसोम को रिजेंबल करते हैं. दे आर सेमी ऑटोनोमस, यानी कि इनमें खुद का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है. फंक्शंस क्या है राइबोसोम्स के? राइबोसोम्स हेल्प करता है इन ट्रांसलेशन, ठीक है, एमआरएनए रीडिंग, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, ट्रांसलेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है, एमआरएनए को रीड करने में हेल्प कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, ये सारे राइबोसोम के फंक्शंस होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज द पॉलीराइबोसोम. सो मेनी राइबोसोम्स अटैच्ड टू सिंगल एमआरएनए. एक बहुत सारे राइबोसोम जब अटैच होकर सिंगल एमआरएनए से अटैच होते हैं तो उसको हम कहते हैं दैट इज द राइबोसोम. पॉलीराइबोसोम. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम्स. दिस इज द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ठीक है. न्यूक्लियस के आसपास क्या प्रेजेंट है हमारे पास? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये पूरा क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये जो छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये ब्लैक डॉट्स क्या हैं? दीज आर दी राइबोसोम. ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जहाँ पे राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होते हैं, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, वहाँ पे राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होते. राइबोसोम सिर्फ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स अगर प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म कर रहे हैं. ओके, सो द नेक्स्ट ऑर्गेनल इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द कंटीन्यूअस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? कंटीन्यूअस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है. इट फॉर्म्स इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स. ये कंटीन्यूअस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो कि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा एंड ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स से मिलकर के बना होता है, ठीक है, ठीक है. इस तरीके से इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होती है सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स की तरह, और ये इस तरीके से कंटीन्यूअस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है जिस तरीके से न्यूक्लियस को सराउंड करता है. इस तरीके से अब मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया. इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन एंड कैल्शियम स्टोरेज. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस में. प्रोटीन सिंथेसिस कौन कराएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कराएगा एंड लिपिड सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कराएगा, ठीक है. तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस में, डिटॉक्सिफिकेशन में एंड कैल्शियम स्टोरेज में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमें पता है कि होते हैं. दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फर्स्ट वन इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है. Rough endoplasmic reticulum is a continuous membrane-bound organelle in eukaryotic cell responsible for synthesis, folding, and modification of protein. Rough endoplasmic reticulum एक continuous membrane-bound organelle है eukaryotic cells में, जो कि responsible होता है for synthesis, folding, and modification of protein. प्रोटीन के बनाने के लिए, प्रोटीन की synthesis के लिए, उसकी folding के लिए और उसकी modification के लिए जो organelle important होता है वो होता है rough endoplasmic reticulum, ठीक है. इसका structure कैसा होता है? नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फ्लैटेंड सैक, जिसको हम सिस्टर्नी कहते हैं, ठीक है. इस तरीके से नेटवर्क होता है फ्लैटेंड सैक का जिसको हम सिस्टर्नी कह रहे हैं. इसका इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है फ्लैटेंड सैक का, कि वो इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है. इट डायरेक्टली सराउंड्स द सेल न्यूक्लियस एंड इज कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियर एनवेलप. ये डायरेक्टली न्यूक्लियस से ही सराउंड होती है एंड सराउंड करती है न्यूक्लियस एंड ये कंटिन्यूअस होती है न्यूक्लियर एनवेलप के साथ, ठीक है. यानी सपोज दिस इज अ न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियर एनवेलप है इसका, एंड यहीं से वो डायरेक्टली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस तरीके से उस डायरेक्टली सराउंड करती है न्यूक्लियस को, और ये कंटिन्यूअस होती है न्यूक्लियर एनवेलप से. इट इज हाईली कनेक्टेड इन सेल्स दैट सिक्रीट लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोटीन सच एज पैंक्रियाटिक सेल, प्लाज्मा सेल एंड एंडोक्राइन सेल, ठीक है. तो ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होती है इन सेल्स जिनमें लार्ज वॉल्यूम में क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन प्रेजेंट है. तो ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होगी उन सेल्स में जिनमें जो सिक्रीट करती हो लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोटीन, जैसे पैंक्रियाटिक सेल, प्लाज्मा सेल, एंडोक्राइन सेल. तो इन सब जगह पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होंगे ताकि वो राइबोसोम्स को जहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन वो ज्यादा कर सके. नेक्स्ट इज द फंक्शन. तो पहला फंक्शन ये है कि प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये ट्रांसलेट करता है एमआरएनए को इनटू द पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है. तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एमआरएनए को पॉलीपेप्टाइड चेन में ट्रांसलेट करता है.
प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करता है. सो इनसाइड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स आर फोल्डेड इनटू देयर 3D शेप. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं वो अपने करेक्ट 3D शेप्स में फोल्डेड होती हैं. तो ये प्रोटीन फोल्डिंग में भी हेल्प करता है. ग्लाइकोसाइलेशन, शुगर्स आर एडेड टू प्रोटीन्स टर्निंग देम इनटू ग्लाइकोप्रोटीन. तो ये ग्लाइकोसाइलेशन में भी हेल्प करते हैं, यानी कि शुगर जब जब प्रोटीन्स पे हम शुगर को ऐड कर देते हैं तो वो खुद क्या फॉर्म कर लेती है, ग्लाइकोप्रोटीन्स फॉर्म कर लेती है. ठीक है. नेक्स्ट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में भी हेल्प करते हैं, दैट इट मैन्युफैक्चर्स फॉस्फोलिपिड्स एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन भी मैन्युफैक्चर करते हैं. तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में भी हेल्प करते हैं. Next, the other type of endoplasmic reticulum is the smooth endoplasmic reticulum. Okay, so smooth endoplasmic reticulum is a network of tubular membrane vesicles in eukaryotic cell and it lacks ribosome. तो इसमें क्या है, इट इज ऑल्सो नेटवर्क, ये भी एक नेटवर्क फॉर्म करता है, लेकिन इसमें ट्यूब्यूलर मेम्ब्रेन वेसिकल्स प्रेजेंट होती है. इसमें सिस्टर्ने नहीं प्रेजेंट होती, इसमें ट्यूब्यूलर मेम्ब्रेन वेसिकल्स प्रेजेंट होती है एंड इनमें राइबोसोम नहीं होते. इट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग लिपिड, ये लिपिड बनाने के लिए है प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है. मेटाबोलाइजिंग कार्बोहाइड्रेट्स, डिटॉक्सिफाइंग हार्मफुल केमिकल्स एंड स्टोरिंग कैल्शियम आयन. ये बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी कि ये लिपिड सिंथेसिस तो करा ही रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन भी कराता है, ये कैल्शियम आयन का स्टोरेज भी कराता है एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी ये हेल्प करता है. इट इज अबंडेंट इन स्पेशलाइज्ड टिश्यू सच एज लीवर, एडर्नल कॉर्टेक्स एंड मसल्स. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ अबंडेंट होंगे, ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू में अबंडेंट होंगे. फॉर एग्जांपल लीवर, एडर्नल कॉर्टेक्स, मसल्स, इन सब जगह पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अबंडेंट है. तो नेक्स्ट लेट्स डिस्कस इट्स फंक्शंस. ठीक है. सो ये लिपिड सिंथेसिस में हमने डिस्कस किया कि लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है. सो ये मैन्युफैक्चर करता है फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स को ये मैन्युफैक्चर करता है, जो कि एसेंशियल होते हैं सेलुलर मेम्ब्रेन एंड एंडोक्राइन फंक्शंस के लिए. सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है. क्यों? क्योंकि ये मैन्युफैक्चर करता है फॉस्फोलिपिड्स को, स्टेरॉइड्स को, कोलेस्ट्रॉल्स को, जो कि एसेंशियल होते हैं फॉर सेलुलर मेम्ब्रेन एंड एंडोक्राइन फंक्शंस के लिए. सेकेंड, ये डिटॉक्सिफिकेशन कराता है. ठीक है. तो इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं हार्मफुल वाटर इनसॉल्युबल ड्रग्स को, मेटाबॉलिक वेस्ट को इनटू सॉल्युबल कंपाउंड्स फॉर एक्सक्रीशन. तो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, क्योंकि जो जितने भी हार्मफुल इनसॉल्युबल ड्रग्स है या मेटाबॉलिक वेस्ट है, ये सारा कन्वर्ट कर देता है इनटू वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स में फॉर एक्सक्रीशन. कैल्शियम स्टोरेज, इट एक्ट्स एज अ स्पेशलाइज्ड स्टोरेज साइट फॉर कैल्शियम आयन. ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एक स्पेशलाइज्ड साइट की तरह, स्टोरेज साइट की तरह एक्ट करता है फॉर कैल्शियम आयंस इन मसल्स. दिस स्पेशलाइज्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रेगुलेट्स कॉन्ट्रैक्शन. तो मसल्स में ये जो स्पेशलाइज्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ये कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करते हैं. इट ऑल्सो हेल्प्स इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. ठीक है. इट कंटेन्स एंजाइम दैट कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इन द लीवर. ये कन्वर्ट करते हैं, ऐसे एंजाइम कंटेन करते हैं जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं. इसी तरह से ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं इनसाइड द लीवर. ठीक है. लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या प्रेजेंट होगी, इसमें प्रेजेंट होगी सिस्टर्न, इसमें प्रेजेंट होगी हमारे पास सिस्टर्न, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड ल्यूमन. ये सारी चीजें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होंगी. So what a cisternid of flattened membrane bound sac, जो कि मोस्टली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होगा, ये फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक होते हैं. ठीक है. ओके. तो दिस, ये जो मेम्ब्रेन इस तरीके से फ्लैटेंड सैक नजर आ रहे हैं, दीज आर द सिस्टर्नी, जो कि मोस्टली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही फाउंड होते हैं. नेक्स्ट इज ट्यूब्यूल्स. ट्यूब्यूल्स आर स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फॉर्मिंग अ नेटवर्क. ये स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं. ये मोस्टली जो होते हैं ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. Vesicles are small spherical membrane bound structure. Vesicles small membrane bound structures होते हैं. Lumen are the internal fluid filled connected with the nuclear space. Lumen जो है ये internal fluid होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जो न्यूक्लियर स्पेस से जाकर के कनेक्ट हो जाता है. ठीक है. इसके अंदर पूरा ल्यूमन भरा होगा. नेक्स्ट, स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. कुछ अलग अलग स्पेशलाइज्ड फॉर्म भी होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के. पहला है हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो भी मैंने बताया, जो कहाँ प्रेजेंट होगा, मसल सेल्स में होगा एंड उनका काम होता है कैल्शियम आयन की स्टोरेज और उनका रिलीज. ठीक है. सेकंड है ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो गोल्जी अपैरेटस के नियर फॉर्म होता है एंड ये साइट होती है जहां से वेसिकल ट्रांसपोर्ट फॉर्म होते हैं. ठीक है. तीसरा है हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप, जो न्यूक्लियस के फॉर्म पास होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूअस होता है विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नेक्स्ट इज द गोल्जी अपैरेटस. तो गोल्जी अपैरेटस को हम जानते हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में हम इसको कहते हैं, हम इसको गोल्जी बॉडी भी कहते हैं. एंड जब अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो हम इसको डिक्टोजोम्स भी कहते हैं. तो गोल्जी अपैरेटस को हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी बॉडी भी कहते हैं. इन प्लांट्स में हम गोल्जी अपैरेटस को डिक्टोजोम्स कहते हैं. गोल्जी अपैरेटस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल in eukaryotic cells involved in modifying, sorting, packaging and transporting proteins and lipids received from endoplasmic reticulum. अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन एंड लिपिड बन रहे थे, उस प्रोटीन का मॉडिफिकेशन, सॉर्टिंग,
पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग, ये सब कहाँ होगा? गोल्गी अपैरेटस में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिर्फ प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस हो रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, कैल्शियम आयन स्टोरेज हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है। तो अब जो लिपिड एंड प्रोटीन बन गई है उसका मॉडिफिकेशन, उसकी सॉल्टिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन सब हमारा गोल्गी अपैरेटस में होगा। इट इज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी इन 1898 यूजिंग सिल्वर स्टेनिंग टेक्निक, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो गोल्गी अपैरेटस की डिस्कवरी कैमिलो गोल्गी ने की थी 1898 में यूजिंग सिल्वर स्टेनिंग टेक्निक। Functions, it helps in the modification of protein and lipid received from endoplasmic reticulum. ये हेल्प करता है मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स में जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिसीव की हो। ये कार्बोहाइड्रेट ऐड करता है टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन एंड लिपिड आई है उसका मॉडिफिकेशन, सॉर्टिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन ये सारा गोल्गी अपैरेटस करेगा। ये कार्बोहाइड्रेट ऐड करता है उनमें फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। पैक्स मटेरियल इनटू वेसिकल, जो मटेरियल आया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उसको ये वेसिकल्स में इस तरह से पैक करता है, इस तरीके से वेसिकल्स में इनको पैक करता है एंड डायरेक्ट देम टू लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फॉर सिक्रीशन। ठीक है, तो ये क्या करता है गोल्गी अपैरेटस? गोल्गी अपैरेटस क्या करता है कि ये पैक करता है मटेरियल्स को वेसिकल्स में और उनको लाइसोसोम में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भेज देता है फॉर देयर सिक्रीशन। प्लेज रोल इन ऑर्गेनल फॉर्मेशन, लाइसोसोम एंड एक्रोसोम ये भी ऑर्गेनल है, इनके फॉर्मेशन में गोल्गी अपैरेटस हेल्प करता है। Produces secretory vesicles important for hormone and enzyme release, ये secretory vesicles को produce करता है जो hormone and enzyme release के लिए important होते हैं। Golgi apparatus is present in all eukaryotic cells, absent in prokaryotic cells. Golgi apparatus सारी ही eukaryotic cell में present है, prokaryotic cell में absent होते हैं। Golgi apparatus work closely with the endoplasmic reticulum. It is essential for cellular transport and secretion के लिए ये essential होते हैं। Structure, let's understand its structure. So Golgi apparatus is composed of flattened membrane bound sac called cistern। ठीक है, तो गोल्गी अपैरेटस भी flattened membrane bound sac से ही बना होता है जिसको हम cistern कहते हैं। and they are arranged in sac, ये sac में arranged होते हैं। ठीक है, इसमें 4 to 8 cisternae per sac present होती है। ठीक है, इसमें दो phases present होते हैं, एक होता है cis phase and the other one is the trans phase. Cis phase is also known as forming phase whereas trans phase is known as maturing phase. Cis phase also known as forming phase, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्लोजेस्ट होता है, सबसे करीब में प्रेजेंट होता है एंड ये रिसीव करता है वेसिकल्स को फ्रॉम दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ट्रांस फेज ये मैच्योरिंग फेज रहता है एंड ये फेस करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एंड इट फंक्शन फाइनल मॉडिफिकेशन, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग। ठीक है, तो सिस फेज वेसिकल को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिसीव कर रहा है। वेसिकल्स में क्या होते हैं? वेसिकल्स में जो भी मटेरियल, प्रोटीन एंड लिपिड्स जो फॉर्म हुए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो वेसिकल के फॉर्म में गोल्गी अपैरेटस में आते हैं। ठीक है, तो ट्रांस फेज में यही जो वेसिकल्स आए इनका फाइनल मॉडिफिकेशन, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग होगी एंड ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फेस करते हैं। सो दिस इज दी डायग्राम ऑफ गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, सो दिस इज दी सिस फेज, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा यहाँ पे इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे ही सिस फेज होगा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होगा। यहाँ पे ये दिस आर द इनकमिंग वेसिकल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही है, ये दिस इज द ट्रांस फेज, ये सिक्रेटरी वेसिकल्स है। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सिक्रीट हो जाएंगे, यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, यहाँ पे सिक्रीट हो जाएंगे, तो ये न्यूली फॉर्म वेसिकल्स हैं, ये सिक्रेटरी वेसिकल्स है जो सिक्रीट हो रहे हैं। ठीक है, जो दीज आर द फ्लैटर्ड सैक जो कि सिस्टर्न है एंड ये 4 to 8 सैक इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होती है, यानी गोल्गी अपैरेटस का स्ट्रक्चर का। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट्स एनोलॉजी, एनोलॉजी से समझेंगे। ठीक है, इसके फंक्शन को। ठीक है, अगर हम गोल्गी अपैरेटस को एक ऑनलाइन शॉपिंग वेयरहाउस की तरह अंडरस्टैंड करें, ठीक है, एक बड़ा सा ऑनलाइन शॉपिंग वेयरहाउस है। ठीक है, अब वो जो फैक्ट्री है वहां पे जो जिसका वेयरहाउस है, जो वो फैक्ट्री उन प्रोडक्ट्स को बना रही है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एंड ये जो वेयरहाउस है जहां पे सारा फैक्ट्री का सामान आके रखा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से फैक्ट्री का सामान आके रखा हुआ है, पैकेज्ड है, जिसकी सॉर्टिंग हो रही है, जिसका जहां से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वो गोल्गी अपैरेटस होगा। मतलब जो फैक्ट्री है, अगर हम इसको एक ऑनलाइन शॉपिंग वेयरहाउस की तरह इमेजिन करें गोल्गी अपैरेटस को, तो जो फैक्ट्री प्रोडक्ट्स बना रही है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया एंड जो वेयरहाउस इन प्रोडक्ट्स को स्टोर कर रही है, पैकेज कर रही है, मॉडिफाई कर रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है अपने कस्टमर के लिए, वो गोल्गी अपैरेटस हो गया। सो जो भी प्रोटीन एंड लिपिड है वो कहाँ बन रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहा है, लेकिन उसकी पैकेजिंग, उसका मॉडिफिकेशन, उसकी सॉर्टिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कहाँ हो रही है? गोल्गी अपैरेटस में हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज लाइसोसोम। Lysosomes are membrane-bound acidic organelles. Membrane-bound acidic organelles होते हैं lysosomes. They are found in eukaryotic cells, responsible for digestion of macromolecules, damaged organelles, and pathogens through hydrolytic enzymes. ये membrane-bound acidic organelle है जो कि eukaryotic cell में पाया जाता है एंड ये जितने भी macromolecules हैं, damaged organelles है, waste होता है, pathogens है, इनके digestion के लिए ये responsible होते हैं through hydrolytic enzymes.
Lysosomes were discovered by Christian Dedoué in 1955. क्रिश्चियन डेडुवे ने 1955 में लाइसोसोम की डिस्कवरी की. टर्म लाइसोसोम मींस, टर्म लाइसोसोम जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना, लाइसिस एंड सोमा. लाइसिस मतलब होता है डिस्ट्रक्शन एंड सोमा मींस होता है बॉडी. किसी बॉडी का डिस्ट्रक्शन होना, इसी का मतलब है लाइसोसोम. ठीक है, तो लाइसोसोम ऐसी बॉडी है जो डिस्ट्रक्शन करती है. ठीक है, जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, डैमेज्ड ऑर्गेनल्स हैं, वेस्ट है, ये सब कौन डिस्ट्रक्शन कर रहा है इनका, ये सब लाइसोसोम कर रहा है. ओके, इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे हम. इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. ठीक है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, फिल्ड विद एसिडिक हाइड्रोलाइसिस. ओवर 50 टाइप ऑफ एसिड हाइड्रोलाइसिस इसमें प्रेजेंट होती हैं. इसका इंटरनल पीएच ऑफ कोर्स एसिडिक होगा, 4.5 to 5 होगा इसका. एसिडिक पीएच होता है जो कि एसेंशियल है एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट्स टाइप. तो प्राइमरी लाइसोसोम्स जो है ये न्यूली फॉर्म लाइसोसोम होते हैं, इनमें इनएक्टिव प्रोटीन्स होते हैं. प्राइमरी लाइसोसोम्स आर न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम और इसमें इनएक्टिव प्रोटीन्स होंगी. सेकेंडरी लाइसोसोम जो होगा ये फ्यूजन ऑफ एंडोसोम्स, फैगोसोम्स एंड ऑटोफैगोसोम्स के फ्यूजन से बनेगा एंड इसमें एक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे. प्राइमरी लाइसोसोम इज अ न्यूली फॉर्म लाइसोसोम जिसमें इनएक्टिव प्रोटीन होंगी. सेकेंडरी लाइसोसोम जो है ये एंडोसोम्स, फैगोसोम्स एंड ऑटोफैगोसोम्स के फ्यूजन से बनेगा, इसमें एक्टिव एंजाइम्स भी प्रेजेंट होंगे. थर्ड वन इज द रेजिडुअल बॉडीज. रेजिडुअल बॉडीज में इनडाइजेस्टेबल मटेरियल्स होते हैं जो कि रेजिडुअल बॉडीज के फॉर्म में रह जाते हैं. अब कुछ इनडाइजेस्टेबल मटेरियल हैं वो अगर बच के रह गए हैं तो वो रेजिडुअल बॉडी के फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे. फोर्थ वन इज द ऑटोफैजिक वैक्यूल्स. ऑटोफैजिक वैक्यूल्स होते हैं इंगल्फ करते हैं एजेड या फिर डैमेज ऑर्गेनल को फ्रॉम विद इन द सेल. Phagoliposomes are fusion with the phagosomes containing external particles. Phagoliposomes जो है कि phagosome and lysosome के formation को बनते हैं. Lysosomal enzymes कौन कौन से present होंगे? So lysosomes contains about 40 to 50 enzymes which work best at acidic pH. तो 40 to 50 enzymes present होते हैं lysosome में जो कि acidic pH में अच्छे से काम करते हैं. पहला है proteases जिनका क्या सबस्ट्रेट है, प्रोटीन. न्यूक्लियसेस जो डीएनए एंड आरएनए का डाइजेशन करते हैं. लाइपेजेस जो लिपिड का डाइजेशन करते हैं. ग्लाइकोसाइडेजेस पॉलीसेकेराइड का डाइजेशन करते हैं. फॉस्फेटेजेस फॉस्फेट ग्रुप का डाइजेशन करते हैं. सल्फेटेजेस सल्फेट मॉलिक्यूल्स का डाइजेशन करते हैं. ठीक है, ऑल द एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मॉडिफाइड इन गोल्गी apparatus एंड सेंट टू लाइसोसोम. जितने भी एंजाइम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, वो सारे गोल्गी apparatus में जाके मॉडिफाई होते हैं एंड लाइसोसोम में भेज दिए जाते हैं. ठीक है, तो जितने भी एंजाइम्स हैं, प्रोटीन या लिपिड्स है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फॉर्म हो रहे हैं. फिर वो कहाँ जाते हैं, वो गोल्गी apparatus में जाते हैं एंड देन वो लाइसोसोम में जाते हैं एंड देन उनका सिक्रीशन हो जाता है. नेक्स्ट इज द फंक्शंस ऑफ द लाइसोसोम. तो लाइसोसोम डाइजेस्ट करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स को जैसे प्रोटीन, लिपिड्स, कार्ब्स, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा. ये ओल्ड एंड डैमेज ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट करते हैं थ्रू ऑटोफेजी, डाइजेस्ट पैथोजेंस एंड ये रिसाइकिल करते हैं सेलुलर कंपोनेंट्स को. नेक्स्ट ऑर्गेनल इज वैक्यूल. वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट. ये एक मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकेरियोटिक सेल, स्पेशली इन प्लांट्स एंड फंगल सेल्स. सो वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकेरियोटिक सेल, स्पेशली प्लांट्स एंड फंगल सेल्स में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं. एनिमल सेल्स में मे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, अगर होंगे तो टेम्परेरी होंगे वरना नहीं होंगे. दे आर इन्वॉल्व इन स्टोरेज, वाटर डिस्पोजल, टर्गर मेंटेनेंस एंड डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स. इन सारे फंक्शंस में वैक्यूल्स जो है इन्वॉल्व होते हैं. इनका अकरेंस कहाँ कहाँ होता है? सो दे अकर इन प्लांट सेल्स. प्लांट सेल्स में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, अप टू 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम ले लेता है कि इतना लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है. एनिमल सेल्स में स्मॉल एंड टेम्परेरी वैक्यूल होता है. फंगल सेल्स में प्रोमिनेंट वैक्यूल होता है फॉर स्टोरेज एंड ऑस्मोरेगुलेशन. प्रोटिस्ट हैव स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्राटेक्टाइल एंड फूड वैक्यूल. स्ट्रक्चर की बात करें तो वैक्यूल इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन नोन एज टोनोप्लास्ट. इट इज सेमी परमिएबल इन नेचर. तो जो मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की उसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट एंड ये भी सेमी परमिएबल इन नेचर होती है, यानी ये एक सेलेक्टिव ही एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मॉलिक्यूल को ही अलाउ करती है. The fluid inside the vacuole made up of water, inorganic or organic molecules, enzymes or salt is known as cell sap. अब जितना बड़ा सेंट्रल वैक्यूल है प्लांट सेल के अंदर, उसके अंदर कुछ तो होगा, तो उसके अंदर वाटर होता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, सॉल्ट होता है. इन्हीं सबको हम कहते हैं जिसके अंदर कलेक्टिवली सेल सैप है. ठीक है, ये सेल्स है, वाटर, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स एंड सॉल्ट, ये सारी चीजों से बना हुआ है, इसको हम सेल सैप कहते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ वैक्यूल. फर्स्ट टाइप इज सेंट्रल वैक्यूल. मैच्योर प्लांट सेल का फंक्शन होता है टर्गर प्रेशर और स्टोरेज एंड वाटर डिस्पोजल में हेल्प करता है. ठीक है, नेक्स्ट इज द कॉन्ट्राटेक्टाइल वैक्यूल. इट इज फाउंड इन प्रोटिस्ट, अमीबा, पैरामीशियम. फंक्शन होता है दैट इट एक्सपेल्स एक्स्ट्रा और एक्सेस वाटर थ्रू ऑस्मोरेगुलेशन. थर्ड वन इज द फूड वैक्यूल व्हिच इज फाउंड इन प्रोटिस्ट
एनिमल सेल एंड इसका फंक्शन होता है टेम्परेरी डाइजेशन कंपार्टमेंट आफ्टर फाइगोसाइटोसिस। नेक्स्ट इज द फंक्शंस ऑफ द वैक्यूल। वैक्यूल के फंक्शन हेल्प करता है स्टोरेज ऑफ आयंस, शुगर, वेस्ट एंड पिगमेंट्स में। ऑस्मो रेगुलेशन यानी वाटर बैलेंस को हेल्प मेंटेन करने में हेल्प करता है। टर्गर प्रेशर मेंटेन करता है, ये रिजिडिटी ऑफ द प्लांट सेल को मेंटेन करता है बाय पुशिंग द वॉल और प्रेसिंग द साइटोप्लाज्म अगेंस्ट द वॉल। डाइजेशन में हेल्प करता है एंड डिटॉक्सिफिकेशन में भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट ऑर्गेनल इज दी प्लास्टिड। प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ये प्लास्टिड्स डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं व्हिच आर फाउंड इन प्लांट सेल्स एंड एल्गी। दे आर रिस्पांसिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। प्लास्टिड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रोप्लास्टिड्स, जिनको हम अनडिफरेंशिएटेड प्लास्टिड्स भी कहते हैं, उनसे डिराइव्ड होते हैं इन द मेरिस्टेमेटिक सेल्स। Plastids were discovered by Ernest Haeckel and named by Skimper in 1883. इसकी डिस्कवरी अर्नेस्ट हैकेल ने की थी, लेकिन इसका नेम स्किम्पर ने किया था। Plastids have prokaryotic 70S ribosomes and circular DNA. Plastids में 70S prokaryotic ribosomes होते हैं, circular DNA होता है, which we got the evidence from the endosymbiotic origin. Types of plastids, तो पहला टाइप है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट और ग्रीन प्लास्टिड्स, इनमें पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी एंड कैरोटेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन है कि हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में, अमीनो एसिड एंड लिपिड सिंथेसिस में, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन में भी हेल्प करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट मेनली ग्रीन लीव्स में ही पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड वन इज दी क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट कैरोटेनॉइड प्रेजेंट होता है, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन जो क्या होते हैं, फंक्शंस जो होते हैं इनका, कलर ऑफ द फ्लावर, जो फ्लावर्स में डिफरेंट कलर्स होते हैं, फ्रूट्स में होते हैं, ठीक है। ये कौन देता है, क्रोमोप्लास्ट देता है। ये पेटल्स, टमेटो, कैरेट, पेप्रिका में जो कलर है क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड की वजह से ही होता है। लास्ट वन इज द ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को हम स्टोरेज प्लास्टिड भी कहते हैं। ये कलरलेस होते हैं, ये स्टार्च, प्रोटीन्स एंड ऑयल का स्टोरेज करते हैं एंड दे आर फाउंड इन रूट्स एंड ट्यूबल्स। इसके कुछ सब टाइप्स भी होते हैं। पहला है अमाइलोप्लास्ट जो कि स्टार का स्टोरेज करता है पोटैटोज, मेज एंड रूट्स में। एलायोप्लास्ट जो लिपिड्स यानी ऑयल्स को स्टोर करता है, फॉर एग्जांपल कैस्टर सीड। एल्यूरोप्लास्ट जो प्रोटीन्स को स्टोरेज करता है, जैसे एल्यूरीन लेयर ऑफ दी सीड। स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम प्लास्टिड में, तो इसमें एक एनवलप प्रेजेंट होती है जो कि डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर एंड इनर में डिवाइड होती है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। स्ट्रोमा द प्रोटीन रिच मैट्रिक्स विद एंजाइम, इसमें सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होगा एंड 70S राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होगा स्ट्रोमा ऑफ द प्लास्टिड। थाइलाकॉइड्स में इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम होते हैं, क्लोरोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट, ईटीसी, प्रोटीन, ये सारे थाइलाकॉइड्स में प्रेजेंट होंगे। डीएनए आरएनए सर्कुलर डीएनए होगा व्हिच इज सेमी ऑटोनॉमस है। टीआरएनए, आरआरएनए एंड प्लास्टिड स्पेसिफिक एमआरएनए भी इसमें प्रेजेंट होगा। Next organelle is peroxisome. Let's discuss. It is a single membrane bound organelle. Peroxisomes होते हैं single membrane bound organelle होते हैं जो कि यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। They are involved in oxidation of fatty acid, detoxification and metabolism में ये involved होते हैं। It was discovered by Christian de Duve in 1965. Peroxisome की डिस्कवरी क्रिश्चियन डे डुवे ने की थी in 1965. इसको हम ओरिजिनली माइक्रोबॉडीज के नाम से जानते थे पेरोक्सिसोम्स को। पेरोक्सिसोम्स आर फाउंड इन यूकेरियोटिक सेल्स, स्पेशली इन लीवर, किडनी एंड प्लांट सेल में पेरोक्सिसोम मेनली पाया जाता है। नंबर एंड साइज वैरी विद मेटाबॉलिक एक्टिविटी। नंबर एंड साइज वैरी करेगा जैसे इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, इनका पीएच न्यूट्रल होता है। स्ट्रक्चर ऑफ द पेरोक्सिसोम में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी इसमें एंड ये सिंगल लेयर्ड फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी पेरोक्सिसोम में। ग्रेन्युलर मैट्रिक्स कंटेनिंग ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स का ल्यूमेन होगा। इसमें कोई भी डीएनए आरएनए नहीं प्रेजेंट है, सो ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल नहीं है, कोई राइबोसोम्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है। एंड इसका शेप स्फेरिकल या फिर ओवल प्रेजेंट होगा, ठीक है। फंक्शंस दैट इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन, फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन्स, वाटर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ये सारे पेरोक्सिसोम्स के फंक्शन हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पेरोक्सिसोम, जिसमें ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। एंड ये लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती है इसमें। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर से बनी हुई है, ठीक है। एंड यहाँ पे सेंटर में क्रिस्टलाइन कोर प्रेजेंट होता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पेरोक्सिसोम। लास्ट ऑर्गेनल जो आज हम पढ़ेंगे दैट इज द साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो है ये एक डायनामिक नेटवर्क होता है प्रोटीन फिलामेंट का, जो कि साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है सेल के, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सेल की शेप को मेंटेन करता है एंड इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सेल डिवीजन एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन में। तो जो सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करना है, शेप प्रोवाइड करना है, ठीक है, मोटिलिटी प्रोवाइड करनी है सेल डिवीजन में एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन में, जो भी रोल प्ले करता है वो साइटोस्केलेटन करता है। टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन फिलामेंट, तो पहला टाइप है उसमें माइक्रोफिलामेंट, जिसको हम एक्टिन भी कहते हैं, ठीक है। एक्टिन जो है ये हाईली कंजर्व्ड होता है, ग्लोब्यूलर मल्टीफंक्शनल प्रोटीन है, ये हाईली कंजर्व्ड ग्लोब्यूलर मल्टीफंक्शनल प्रोटीन है जो कि माइक्रोफिलामेंट्स से फॉर्म होता है
in cytoskeleton and thin filaments in the muscle cell. तो actin highly conserved globular multifunctional protein है जो फॉर्म करता है microfilament in the cytoskeleton and muscle cell में ये thin filaments फॉर्म करता है. One of the most abundant protein है actin. ठीक है, यूकैरियोटिक सेल एंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मसल कंस्ट्रक्शन, सेल मूवमेंट एंड सेल डिवीजन में. इसका डायमीटर 7 नैनोमीटर अप्रोक्सीमेटली होता है. इसमें एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट है, हेल्प करता है मेंटेनिंग शेप, मूवमेंट एंड साइटोकाइनेसिस ऑफ द सेल. स्ट्रक्चर ये कंपोज होता है जी एक्टिन से जो कि ग्लोबुलर एक्टिन होती है यानी मोनोमर यूनिट होती है. ठीक है, एंड जो ग्लोबुलर एक्टिन है यानी मोनोमर ऑफ इस तरीके से मोनोमर जुड़ते 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 एक्टिन ये एफ एक्टिन फॉर्म कर लेती है. ठीक है, जिसको हम फिलामेंटस एक्टिन कहते हैं. इट पोलिमराइज्ड विद अ प्लस एंड जो कि फास्ट ग्रोइंग होता है, माइनस एंड जो कि स्लो ग्रोइंग है एंड होता है. इन स्केलेटल मसल्स द एक्टिन फिलामेंट इनकॉर्पोरेट्स रेगुलेटरी प्रोटीन. स्केलेटल मसल में एक्टिन फिलामेंट इनकॉर्पोरेट करता है रेगुलेटरी प्रोटीन विच इज ट्रोपोमाइसिन एंड ट्रोपोनिन. ट्रोपोमाइसिन जो होती है इट इज अ लॉन्ग रॉड लाइक प्रोटीन ब्लॉक जो कि ब्लॉक करती है मायोसिन बाइंडिंग साइट को. ठीक है, ट्रोपोमायोसिन ये लॉन्ग रॉड लाइक होती है एंड ये ब्लॉक करती है मायोसिन बाइंडिंग साइट को. ट्रोपोनिन जो है ये 3 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होती है एंड इट इज सेंसिटिव टू कैल्शियम. The other one is the intermediate filament. ये rope like proteins होती हैं जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, टेंशन बेयर करती हैं, ऑर्गेनल्स को अपनी प्लेस पे ही लॉक करके रखती हैं. इनका डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 10 नैनोमीटर होता है. मेजर प्रोटीन इनमें केराटिन, वाइमेंटिन एंड लामिन प्रेजेंट है. ये रोप लाइक होती है, नॉन पोलर फिलामेंट्स हैं. दे आर मोर स्टेबल देन द फिलामेंट्स एंड माइक्रोफिलामेंट एंड मैक्रोफिलामेंट से ये ज्यादा स्टेबल होते हैं. फंक्शन क्या है इंटरमीडिएट फिलामेंट का? दैट इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ. ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, न्यूक्लियर शेप मेंटेन करती है, ऑर्गेनल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करके उनको एंकर करती है एंड हेल्प टू फॉर्म डेस्मोसोम्स एंड हेमीडेस्मोसोम्स के फॉर्मेशन में हेल्प करती है. नेक्स्ट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स. माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ये थिकेस्ट फिलामेंट है which are composed of tubulin protein. They maintain cell shape, resist compression and serve as track for organelle movement, chromosome separation during cell division. इसका diameter 25 नैनोमीटर के बराबर होता है approximately. मेजर प्रोटीन जो होती है इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है अल्फा एंड बीटा. साइटोस्केलेटन का फंक्शन हमने पढ़ लिया, वो हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में. तो साइटोस्केलेटन में हॉलो सिलेंडर्स प्रेजेंट होती हैं जो अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर्स की बनी होती हैं. दे आर फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर्स दैट स्टैक इनटू अ लीनियर रोल्स कॉल्ड प्रोटोफिलामेंट. ठीक है, ये फॉर्म होती हैं बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर्स के पॉलीमराइजेशन से जो एक के ऊपर एक स्टैक होती है लीनियरली रो में एंड ये प्रोटोफिलामेंट फॉर्म करती हैं. ठीक है, most microtubules consist of 13 of these protofilaments. इस तरीके से ये linearly rows में इस तरीके से stack होती हैं. 13 of these protofilaments linearly rows में attach होकर ये protofilaments इस तरीके से form कर लेती हैं and 13 of these protofilaments arranged होती हैं और एक hollow center form कर लेती हैं. ठीक है, microtubules are highly dynamic structure. ये highly dynamic structure है, rapidly grow करता है और shrink करता है depending on the cell need. तो ये highly dynamic है तो ये rapidly grow भी करेगा and shrink भी कर जाएगा यानी polymerize भी करेगा and depolymerize भी कर जाएगा cell की need के according. इसका फंक्शन क्या है? दैट इट फॉर्म्स माइटोटिक स्पिंडल ड्यूरिंग सेल डिवीजन. तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, ये माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म करता है सेल डिवीजन के टाइम. वेसिकल्स एंड ऑर्गेनल ट्रांसपोर्ट, सीलिया एंड फ्लैचुला फॉर्म करता है, सेल शेप एंड पोलैरिटी को मेंटेन करता है. मोटर प्रोटीन्स इसमें कौन से प्रेजेंट है? काइनेसिन जिसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड. फंक्शन ये आउटवर्ड ट्रांसपोर्ट करती है काइनेसिन प्रोटीन एंड डायनीन प्रोटीन जो होती है ये टुवर्ड्स नेगेटिव एंड डायरेक्शन होती है इनकी एंड इनका फंक्शन होता है दैट ये ट्रांसपोर्ट करती है इनवर्ड. ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोफिलामेंट. ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन. ये जो हमें छोटे छोटे से बॉल टाइप दिख रहे हैं दिस आर एक्टिन एंड ये जो थ्रेड लाइक दिख रहा है दिस इज मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन. ठीक है, दिस इज ट्रोपोमायोसिन एंड यहाँ पे जो हम अगर जूम इन करें तो ये जो छोटा सा हमें दिख रहा है ये दिस इज ट्रोपोनिन. ठीक है, एंड ये जो थ्रेड लाइक है दिस इज दी ट्रोपोमायोसिन एंड ये जो सारे हैं ये सारे क्या हैं? ये एक्टिन प्रोटीन, ये सारे एक्टिन प्रोटीन है. ये जो है दिस इज ट्रोपोनिन एंड ये थ्रेड लाइक जो उसके अराउंड रैप है वो ट्रोपोमायोसिन. And this is the structure of myosin जिसमें यहाँ पे हेड है इसका प्रेजेंट and this is the tail of myosin. ठीक है, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में दोनों हेल्प करते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे माइक्रोट्यूब्यूल. माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है जिसमें ये ट्यूबुलिन प्रोटीन इस तरह से प्रेजेंट है एंड इसका सेंटर में ल्यूमन प्रेजेंट है एंड यहाँ पे अल्फा बीटा इस तरह से प्रोटीन प्रेजेंट है. ठीक है, नेक्स्ट इज हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट है. जिस तरीके से पहले मोनोमर फॉर्म करेंगे ये तरह से, फिर ये डाइमर फॉर्म करेंगे, टेट्रामर फॉर्म करेंगे और इसी तरह से रोप लाइक फिलामेंट फॉर्म कर देंगे जो कि हॉलो सिलेंडर लाइक का शेप होगा. तो हमने ऑर्गेनल्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है. ओके, थैंक यू सो मच.